निकालो डीबीपी निकालो, पहले डीबीपी करते हैं ना। कहाँ तक आ गए थे हम? 40। हाँ 20 पे आ गए थे ना। 20 दो करनी है ना आज तो। डीपीपी नंबर 28। 28 ना कि 27? 28 तो आंसर लिख लो इनके ना। 28 के आंसर। 28 में फर्स्ट का आंसर ए है। फर्स्ट का आंसर ए। सेकंड का आंसर है सी। थर्ड का आंसर ए। फोर का आंसर ए। फाइव का आंसर बी। सिक्स का आंसर बी। सेवन का आंसर बी। एट का आंसर ए। नाइन का आंसर बी। नाइन का आंसर बी। 10 का आंसर सी। 11 का आंसर सी। 12 का आंसर बी। 12 का आंसर बी। 13 का दे रखा है, 14 का दे रखा है, 15 का दे रखा है। 29 के भी लिख लो आंसर। फर्स्ट का आंसर है ए एंड डी। फर्स्ट का आंसर ए एंड डी। सेकंड का आंसर सी एंड डी। थर्ड का आंसर ए एंड सी। फोर्थ का आंसर बी एंड सी। फिफ्थ का आंसर ए एंड डी। सिक्स का आंसर दे रखा है शायद आपको ना। सेवन का भी दे रखा है, एट का भी दे रखा है। एट जे एडवांस में आया हुआ है ना। फर्स्ट में आ गए 28 का फर्स्ट। फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, फोर्थ में को डाउट, फिफ्थ में को डाउट। फिफ्थ में वो हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पी क्लियर कट हाफ दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम पी को बोलते हैं, जानते हैं हम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना आ गया? हाफ आ गया। तो पी और क्यू बराबर आ गए। और हमें दे रखा है कि एन बराबर 8। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? 8 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो बीच में लिखा हुआ है तो वो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने पर वो 2 से लेकर 6 तक आ जाता है शायद मेरे हिसाब से। 2 से लेकर 6 तक, है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस। ये मुझे निकालना है। तो इनको निकाल सकते हैं ना हम। निकालने के लिए क्या करें? इसको इसको 1 में से माइनस कर दो आप। यानी हम जानते हैं P0 से लेकर P8, तो किसका सम कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। बस हमें माइनस करना, 4 टर्म माइनस करनी पड़ेगी अपने को। तो दिस इज, या ऐसा बोल सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज 8C2। दो में सक्सेस चाहिए, समझते हैं ना बात हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। और P रेस्ट टू पावर 2 एंड Q रेस्ट टू पावर 6। जब P और Q की पावर आएगी उनका सम कितना आएगा? लेकिन P और Q दोनों बराबर हैं, तो हमेशा 1/2 होल पावर 8 आएगा वो। तो ये 8C2 बन जाएगा, ये 8C3 बन जाएगा, ये 8C4 बनेगा, ये 8C5 आ जाएगा, ये 8C6 आ जाएगा। एंड दिस इज इंटू 1/2 रेस्ट टू पावर 8। दिस इज द आंसर। मतलब ये मैनिपुलेट कर लो आप ना। इसमें से 8C0, 8C1, 8C7 और 8C8 को माइनस कर दो तो याद आएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट 6 में को डाउट हो, 7 में को डाउट, 8 में को डाउट, 9 में को डाउट, 10 में को डाउट, 11 में को डाउट, 11 में को डाउट पहले आ चुका है 11 क्लास में सवाल। कितनी बार बताएंगे इसको बिना? 12 में को डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट। 12 भी पहले आ चुका हमारे, मल्टीपल चॉइस में था वो सवाल ये। मतलब इसका आंसर जो है वो, हालांकि ऑप्शन में तो एक ही है, बताना है। सर्कल का डायग्राम बना लो टचिंग द वाई एक्सिस, और ये दो पैरेलल लाइन है, इनको भी टेस्ट करता है। तो सेंटर निकालना है हमें और रेडियस निकालना है। सब पहले आए हुए हैं सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 11 पहले आया हुआ है 11th के डीपीपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आया हुआ है 11th के डीपीपी के अंदर। बताना है क्या इनको? इसके बाद 13 में को डाउट हो, 13 ये भी पहले आया हुआ है 12th क्लास के डीपीपी के अंदर। ये भी पहले आया हुआ है ना 12th क्लास के डीपीपी के अंदर। 14 में को डाउट हो, 15 में को डाउट हो, डीपीपी नंबर 29 पर आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, फोर्थ में को डाउट। फोर्थ में पुट कर दो देख कर, है ना। जैसे हमारे पास फंक्शन के अंदर है एक्स टेन थीटा, और हमें क्या चाहिए? हमें या तो एफ एक्स चाहिए। दो में तो हमारे पास एक, दो में तो एफ एक्स है, और दो में हमारे पास है एक्स साइन थीटा और एक्स कोस थीटा। तो अगर मैं ए और बी, ए और सी अगर ट्राई करना चाहता हूं तो एक्स टेन थीटा को टी पुट कर दूंगा। अगर मैं ए और सी ऑप्शन लाना चाहता हूं तो मैं एक्स टेन थीटा को टी पुट कर दूंगा, ताकि वो एफ ऑफ टी आ जाएगा। अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। अगर मैं बी आंसर लाना चाहता हूं तो मैं एक्स टेन थीटा को मैं एक्स साइन थीटा पुट कर दूंगा, या टी साइन थीटा पुट कर दूंगा ना। समझ रहे हैं?
ऐसे अपन डी ऑप्शन लाने के लिए हम एक्स टेन थीटा को एक्स कॉस थीटा के बराबर पुट कर देंगे ना, है ना, और लिमिट वगैरह चेंज करके आंसर निकाल लेंगे। 5 में को डाउट हो, 6 में को डाउट, 7 में को डाउट। 7 में फुट है तो परपेंडिकुलर निकालना है अपने को ना, प्लेन दे रखा है। और अच्छा ये 7 में डाउट है, 7 में तो ये है हमें, अब थोड़ा दिमाग लगा लेंगे अपन ना इसमें, और क्या मतलब, वो तो प्रोसीजर आने के बाद भी अपन थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है, देखो आप, सर्कल तो हम समझते ही हैं, वो एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, 3 आयोटा, मतलब 0,3, और रेडियस कितना है, 3 यूनिट, तो सेंटर उसका वाई एक्सिस पर है, और रेडियस कितना है, 3 यूनिट के बराबर, तो सर्कल ऐसा बन गया हमारे पास। ये वो सर्कल है हमारे पास। ये तो मैंने समझा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,3 है, और उसका रेडियस हमारे पास 6 यूनिट के बराबर है। तो ये डायग्राम बना दिया सर्कल का हमने। अब वो बोल रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू निकालो आप, कॉट थीटा -6/z की वैल्यू निकालो, ये निकालना है हमें। और थीटा में दे रखा है कि जेड का आर्ग्यूमेंट है, जेड इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है। इसका मतलब जो जेड मुझे लेना है वो यही होगा, है ना, क्योंकि यही जो नंबर है ना, उनका आर्ग्यूमेंट 0 से पाई/2 के बीच में आएगा ना। अब हम सवाल से ये समझ में आ गया, यहाँ कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, तो बस कितने पॉइंट लाई करेंगे यहाँ, तो इनफाइनाइट आंसर तो आएंगे नहीं इसके। इसका मतलब कोई भी पॉइंट मैं ले लूं जो यहाँ लाई कर रहा हूं, और उसको वहां रख दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ? तो हिट एंड ट्रायल लगा लो बस अब आप। तो ये ऐसे लगा दिया। हिट एंड ट्रायल जब टीचर लगाता है बहुत बुरा लगता है, और जब बच्चा लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम खुद लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तरीका वो, जब टीचर बताता है तो बहुत बुरा लगता है। सही है ना ये बात? बिल्कुल सही है ये बात। टीचर लगाता है तो यार पता नहीं क्या कर रहा है तो, और अपन लगाते हैं तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट आप निकाल लो, इसको निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ना, क्योंकि ये पॉइंट, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का वाई कितना आएगा, 3, और इसका एक्स भी कितना है, 3, तो 3,3 आ गया ना, 3,3, यानी व्हाट इज जेड, 3 + i/3, वहां रख दो उसमें ना, और उसकी वैल्यू निकाल। जेड की जगह तो ये रख दूंगा, आप थीटा कैसे निकालूंगा, जेड अगर ये है तो ये आर्ग्यूमेंट निकाल लूंगा मैं, थीटा व्हाट दिस एंगल इज 45, तो थीटा की जगह 45 रख दो, और जेड की जगह रख दो आप। दुनिया के सारे तरीके फेल हो गए, सबसे अच्छा तरीका ये हो गया ना, ठीक है ना। ऐसे निकाल के रख दिया इसके बाद नेक्स्ट 8 में को डाउट हो, या 8 एडवांस में आया हुआ है जेई के अंदर है ना, बताना 8 में को डाउट हो गया 8, हाँ बताना है क्या, आगे सबको, चलो ठीक है, आगे 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 पढ़ेंगे है ना हम, क्योंकि वो कोशिश करेंगे थ्योरी जल्दी से जल्दी पूरी करें अपने ना, वरना वो थ्योरी भी चलती रहेगी और ये खत्म भी नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम आ गए थे शायद कल, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद ट्राइंगल, थोड़ी इनइक्वलिटी का जब प्रूफ बताया मैंने आपको, ज्योमेट्रिकली भी बताया, और विजुलाइज करके बताया कि भाई अगर साइन सेम है तो वो Z1 Z2 ओरिजिन के सेम साइड पर होंगे, कोलिनियर तो होंगे ही होंगे लेकिन ओरिजिन के सेम साइड पर होंगे। और अगर साइन अपोजिट है तो कोलिनियर तो अभी भी होंगे, लेकिन Z1 Z2 ओरिजिन के अपोजिट साइड पर लाई करेंगे। उनका यूज भी कर लिया था, यूज तो पहले कर लिया था हमने, लेकिन वो एक बार वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताने के बाद मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूव करके बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे उसको दिख सकते हैं, ताकि याद रखना आसान रहेगा हमारे लिए ना। और वो देखा है अब वो कल हमने जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही था कि हमारे पास जो है, जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें ये पॉइंट पी है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या सीखा हमने, इसका मतलब इस वेक्टर को हम Z1 बोल सकते हैं ना। ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर Z2 वेक्टर है। ये तो सीखा हमने। फिर हम देख रहे हैं कि हमने कल डिस्टेंस फॉर्मूला भी इससे ड्राइव कर लिया था, कि अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट मेरे पास हैं अगर ये, और मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो वो मैंने ड्राइव करके बता दी कल आपको ना। इनके बीच में डिस्टेंस का मतलब PQ वेक्टर का मॉड निकाल लो, और PQ वेक्टर में निकाल सकता हूँ ना। PQ वेक्टर हम जानते हैं, व्हाट इज PQ वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। और अगर मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो P और Q के बीच में डिस्टेंस मैं ऐसे निकाल लूंगा। अब मैं P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए PQ वेक्टर का मॉड निकालूं, या मैं QP वेक्टर का मॉड निकालूं, एक ही बात। तो इसलिए अभी ये समझ सकते हैं हम कि Z1 - Z2 को कैसे बोला जा सकता है कि वो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस है। ऐसे ही मान लो मुझे अगर सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, तो जैसे अपन 2D में लगाते हैं ना सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे यहाँ लगा दिया हमने ना। मान लो ये एक पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट R है हमारे पास, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, और ये Z1 Z2 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को M/N में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये मैंने वेक्टर में भी ड्राइव किया है ना।
ये वेक्टर में भी बेसिकली यही तो 2D में ही समझ सकते हैं अपन। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। 2D की बात करूं तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। जब भी हालांकि हम ज्योमेट्री वगैरह सब पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी कभी अगर तकलीफ आए ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, फटाफट जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो आप। जेड को एक्स प्लस आइटा वाई और रख दो जेड की जगह उससे, तो अपने आप सवाल एक्स वाई में आ जाएगा वो। जैसे हम ये जानते हैं ये सर्कल है हमारे पास, ये तो हमने समझा दिया आपको, ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। अब मान लो ये नहीं बताते हुए हम आपको कि सर्कल होता, फिर ये सिखा देते हुए जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख दो आप, तो बस कोई ज्योमेट्री वोमेट्री की जरूरत नहीं है ना। 2D तो पढ़ी रखा है ना हमने। जेड की जगह रख दो आप एक्स प्लस आइटा वाई, भाई अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कुछ रियल पार्ट होगा और कुछ इमेजरी पार्ट होगा, रख दो उसको यहाँ बस। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब मालूम पड़ जाएगा ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस इसका 1 यूनिट के बराबर। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मुझे उसको इंटरप्रेट करने में कभी दिक्कत आ रही हो, सिखा रहे हैं वैसे हम सब आपको, ऐसी बात नहीं है, कभी दिक्कत आ रही हो, या कई बार ऐसा आसान पड़ता है, जैसे अपन इक्वेशन भी सोल्व कर रहे हैं, तो कई बार हम एक्स प्लस आइटा वाई का यूज करके सोल्व करते हैं, कई बार हम यूलर फॉर्म का यूज करके सोल्व करते हैं इक्वेशन में। वो अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, हमारी कन्वीनियंस क्या है। हो सकता है हम सोच नहीं पा रहे हो, कोई और सोच ले ज्योमेट्रिकली, लेकिन वो तरीके हैं अपने पास अवेलेबल ही। इक्वेशन सोल्व करते वक्त भी दोनों अप्रोचेज यूज किए हमने ना, यहाँ डायग्राम भी बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ हो तो ये अपने पास एक अल्टरनेट है कि हम जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रखकर उसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। अब मान लो कभी ऐसा हो कि 2D में मेरे पास कोई रिलेशन है और वो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना हो ना, वो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना हो, वो भी तरीका है। 2D में अगर कोई रिलेशन होगा मेरे पास तो उसमें एक्स वाई होगा, अब मुझे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जेड एक्स प्लस आइटा वाई है, तो मैं उस एक्स की जगह क्या रख दूं, व्हाट इज एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो मैं एक्स की जगह रख सकता हूँ जेड प्लस 2। तो वो जो 2D वाला है, जो एक्स वाई में इक्वेशन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं। ऐसा वाई की जगह क्या रखूंगा, हम जानते हैं अगर ये जेड है तो जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। व्हाट इज जेड माइनस जेड बार, 2 आयोटा इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। ये तो होता है, लिखवा रखा है शायद मैंने आपको, बस वाई की जगह ही रख दो आप, वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। कभी आपको लगे एक्स वाई में कोई इक्वेशन है, उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना चाहता हूँ मैथमेटिकली, कोई ज्योमेट्रिकली मैं सोचना ही नहीं चाहता, तो आप उसमें एक्स की जगह ही रख दो और वाई की जगह ही रख दो, उसमें आप अपने आप आ जाएगा हमारे पास। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, हम एक्स वाई में आ सकते हैं, एक्स वाई से कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस सवाल की अभी ना, तो हम देख रहे थे जैसे हम 2D में ड्राइव करते हैं, वेक्टर मैंने ड्राइव करके बताया। अभी मैंने ये समझा दिया है भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, उसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, हमसे कहा भैया कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेक्टर क्वांटिटी, आंसर इज नो, वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करते हैं ना, लेकिन दो वेक्टर कभी डिवाइड नहीं किया जा सकते, लेकिन उसको सहूलियत के लिए वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती, दोनों चीजें होती है, इसलिए अपन उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपन यहाँ भी इस सेक्शन फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो उसमें क्या करा हमने, इस पॉइंट को मान लिया जो डिवाइड कर रहा है, इस पीक्यू लाइन सेगमेंट को एम/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मुझे ये जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर कितना हो गया, ये वेक्टर जेड हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना भाई। ऐसा मत देखो यार मुझे एकदम बिल्कुल, आप उदास नजरों से देख रहे हो आप बिल्कुल। अब तो ठीक है, मेरे गुनाह माफ कर दो, और क्या, कोई गुनाह किया हो तो, और क्या। गुनाह तो एक ही करता हूँ मैं, सख्ती से पढ़ाता हूँ, गुनाह तो मेरा यही होता है ना। बस इससे बच्चे नाराज भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करूँ अब मैं, या तो फिर मैं आपके साथ मिक्स हो जाऊँ और फिर आपके साथ मस्ती करता रहूँ ना, तो कुछ दिन तो अच्छा लगूंगा मैं, और फिर उसके बाद फिर आप बहुत बुरा भला बोलोगे, मेरे सामने तो नहीं बोलोगे, पीछे पीठ पीछे बोलोगे फिर आप, और क्या। तो हम तो 2 साल ऐसे नहीं जिंदगी निकाल दी हमने जैसे पढ़ाते हुए, मैंने तो अपनी जिंदगी निकाल दी है, मान के चलो आप ऐसे पढ़ाते हुए, इतनी ही सख्ती से पढ़ाते हुए, और अभी तक तो आपके सामने व्यवस्थित हूं मैं बिल्कुल। मतलब हमेशा इसे ऐसे पढ़ाया है मैंने, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, हमेशा से मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है मैंने ऐसे ही पढ़ाया है।
तो या तो पढ़ या तो मुझे आने दे, और अगर मुझे नहीं आने दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे अंदर आने देते हो तो फिर मैं मेरी बात चलाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैंने जब से पढ़ाने लगा है, कब पहले कम आता हो ज्यादा आता हो, जिससे भी आता था, मतलब क्योंकि जब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है थोड़ा वो स्ट्रगल स्ट्रेस में होता है ना, थोड़ा सा उसको मतलब एकदम हर चीज मतलब एकदम टिप्स पे नहीं होती कई बार, या वो एकदम रेंडमली कभी सोच नहीं पाते अपन, कई बार दिक्कत आ जाती है कि भाई आप पहली बार पढ़ाने आ रहे हैं क्लास में, तो दिक्कत तो आती है नो डाउट शुरू में ना। कोई क्रिकेटर भी पहले खेलने जाता है तो शुरू में जल्दी आउट हो जाता है ना, फिर उसका टैलेंट देखा जाता है यार ये खेल लेगा यार, फिर उसको बार बार मौका देते रहते हैं ना, फिर वो परफेक्ट हो जाता है ना, फिर कभी कभी अपने काम आ जाता है वो। ये सबके साथ होता है, ऑब्वियस सी बात है, सभी के साथ होता है। कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हो तो किसी को दिखना चाहिए कि यार ठीक है इसको नहीं आ रहा, कर लेगा, लेकिन ये कर लेगा ये, ऐसी बात नहीं है ना। तो वो आप कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए, अब चाहे वो आपका जैसे टीचर है तो उसका या तो बोलने का तरीका नजर आए आपको, या उसके समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, या उसका बोर्ड वर्क अच्छा लगे, ये सभी कुछ अच्छा लगे। बोर्ड वर्क भी अच्छा है, बोल भी अच्छा रहा है, समझा भी अच्छा रहा है, नहीं तो फिर वो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे ना आप, तो इसलिए वो आप बिल्कुल उदास रहते हैं आप, चेहरे आपके चेहरे ज्यादा ही उदास, आपका बड़ा उदास था अभी चेहरा, आपने हाथ भी यूं रख रखा है एकदम ऐसे, बिल्कुल पेन वेन सब बंद कर रखे हैं आपने। पढ़ाते रहो सर आप, तो कोई बात नहीं, आपकी आदत है पढ़ाने की, आप शुरू हो जाते हो आते, मैं तो नहीं लिखूं सर अब, बहुत लिख लिया सर मैंने तो, अब तक लिख के कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा 2-4 लेक्चर। ऐसे बिल्कुल ये उदास चेहरे से देख रहे थे मेरे को एकदम, है ना, 2-3 दिन से देख रहे हैं और ऐसे मेरे को ये, बिल्कुल 2-3 दिन से ही देख रहे हैं, तो मेरे से आज रुका नहीं गया एकदम, मैंने कहा आज तो बोल ही दूं, ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने, ये थे उदास चेहरे से देख रहे हो आप बिल्कुल। पेन वेन भी देखो उनके हाथ में भी नहीं है पेन, मेरे तो आते ही पेन सबसे पहले पेन उठाता हूँ मैं, और जाने के बाद रखता हूँ पेन, जब निकलने रखता हूँ तो भी जेब में रख के ले जाता हूँ साथ, मेरा पेन के बिना काम ही नहीं चलता, तो आते ही शुरू हो जाता हूँ मैं तो, और ये मतलब बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में हो आप, कोई बात नहीं, होगा जो हो जाएगा, अब क्या है। तो यहाँ अगर आ गए हम अगेन, हम सेक्शन फॉर्मूले की बात यहाँ भी कर सकते हैं, सिंपली जैसे 2D में लगाया था हमने, जैसे वेक्टर में लगाया था, मतलब या तो मेरी बात सुन सकते हैं भाई, सिंपली अपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जेड अगर मैं निकालना चाहूँ तो जेड विल बी इक्वल टू M × Z2, M × Z1 प्लस N × Z2 अपॉन M + N आ जाएगा, सिंपली ऐसा आ जाएगा बस। और ये बेसिकली इंटरनल डिवीजन ही है, जिसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसको मैं x1, y1 बोल दूं, इसको मैं x2, y2 बोल दूं, और इसको मैं x, y बोल दूं, तो यहां से सब निकल जाएगा। वेक्टर में भी हमने जब 3D में कन्वर्ट किया था तो ऐसे ही कन्वर्ट किया था। अरे मेरे पास इसको हमने एक्स को XI, YJ, Z के बोला था इसको हमने, और वो कंपेयर करके हमने XYZ सब निकाले, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं अपन, इसको x + i/y मान लो, इसको x1 + i/y1 मान लो, इसको x2 प्लस, और दोनों तरफ रियल और इमेजरी पार्ट कंपेयर कर लो तो एक्स कोडेंट वही आ जाएगा, यानी सेक्शन फॉर्मूला जिसे हम 2D में लगाते हैं ऐसे लगा सकते हैं, चाहे इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, और वो ड्राइव तो कर ही रखा है हमने वेक्टर में ना, अगर मुझे जेड निकाल के दिखाना है तो वही वेक्टर का कंसेप्ट लगा दो आप, और वेक्टर का कंसेप्ट लगा के निकाल लो, निकाल सकते हैं ना अपन, वो वेक्टर का कंसेप्ट हमें ओ आर वेक्टर निकालना है एक्चुअली, और ओ आर वेक्टर निकाल सकते हैं अपन, ओ आर वेक्टर निकालने के मैं ऐसे कर दूंगा, सिंस ओ क्यू वेक्टर एन प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, ओ क्यू मुझे पता है, ओ क्यू Z2 है, बस मुझे क्यू आर वेक्टर निकालना है, और क्यू आर वेक्टर हम निकाल सकते हैं ना। वेक्टर निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, तो इसकी डायरेक्शन वही है जो क्यूपी वेक्टर की है, जो इस पी क्यू वेक्टर की है, इसकी डायरेक्शन वही है जो पी क्यू वेक्टर की है, तो डायरेक्शन तो ये आ गई हमारे पास, ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई, अब ये लंबाई आनी चाहिए वैसे ना, तो पूरी लंबाई कितनी है, मॉड पी क्यू, मॉड पी क्यू को M/N में डिवाइड कर दो बस आप, तो ये M और M + N में डिवाइड कर दिया अपन, किसको डिवाइड किया हमने, मॉड ऑफ पी क्यू को डिवाइड कर दिया, बस इससे आ जाएगा, उसको लिखेंगे पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड पी क्यू, तो मॉड पी क्यू से मॉड पी क्यू कट जाएगा, और बस वो फिर बड़ा बढ़िया रख देंगे, और उससे जेड आ जाएगा ये वाला ना, ठीक है ना, ऐसे जेड निकालने, आगे समझ में, ये वेक्टर में बताया था मैंने, यानी जिससे सेक्शन फॉर्मूला हम वहां लगाते हैं ना, ऐसे यहाँ लगा सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ जेड निकलता है और वो रियल और इमेजरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो अपने आप वो एक्स भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं मतलब ऐसे अपने ना, और उसका यूज करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पर आते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये मैंने डिराइव करा दी थी आपको ना उस वक्त जब अपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लिख रहे थे, बस हमें जो है उसको देखना है, सवाल वगैरह करके बताने हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, लॉग की जरा प्रॉपर्टी होती है इसकी ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। मैं जब से मैंने आर्ग्यूमेंट नाम यूज किया है ना, तब से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट जनरली इंप्लाइज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब भी मुझे आर्ग्यूमेंट लिखना होता है मैं हमेशा प्रिंसिपल लिखता हूँ। ऑप्शन में नहीं हो, इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, हमारा काम नहीं चल रहा हो, तो उसमें क्या कर दो आप, 2n पाई जोड़ दो। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं कि हम बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना चाह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। तो अभी भी हमारा पर्पज यही है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल ही आया है, मतलब ये जो वैल्यू आया ना ये माइनस पाई से पाई में आया है। अब इसको माइनस पाई से पाई में लाने के लिए मैं इसको भी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ये भी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये भी प्रिंसिपल है, मतलब माइनस पाई से पाई में है, और ये भी माइनस पाई से पाई में है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनको जोड़ने पर जो आएगा वो माइनस पाई से पाई में आया। जैसे मान लो एक 135 डिग्री हो जाए, एक 120 डिग्री हो जाए, तो 135 प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ रहा है, 120 प्रिंसिपल की कैटेगरी में, इनको जोड़ो आप, पाई से बड़ा आ जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस फॉर्मूले से भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में आया, ताकि मुझे अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़े। तो अतिरिक्त प्रयास हम यही कर रहे हैं, बाद में मैनिपुलेट नहीं करना पड़े, उसको फॉर्मूले में लिखा रहे हैं। मतलब अगर मैं डिराइव करूंगा तो डिराइव करने पर ये आएगा हमारे पास। इसके बाद का रोल अपना है कि वो हम चाहते हैं वो प्रिंसिपल में आए, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ 2n पाई जोड़ दिया ना, 2n पाई, 2k पाई जोड़ दो आप यहाँ, फिर k इज द एलिमेंट ऑफ -1 0 और 1। ये अपनी मर्जी से जोड़ दिया इसमें हमने ना, 2k पाई। k को या तो मैं -1 ले लूंगा, या k को मैं 0 ले लूंगा, या k को 1 ले, करली ब्रैकेट लगा रखा है मैंने ना वो। तो इसका मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो हम इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ने पर अगर लगेगा कि वो प्रिंसिपल में नहीं आया, तो मैं अप्रोप्रिएटली के को या तो 0 ले लूंगा, या -1 ले लूंगा, या के को 1 ले लूंगा। 0 भी ले सकता हूँ, हो सकता है इनको जोड़ने पर ही माइनस पाई से पाई में आ जाए। तो 0 -1 और इन तीनों से काम चल जाएगा, प्रोवाइडेड कि मैं यहाँ भी प्रिंसिपल लिखूँ और यहाँ भी क्या लिखूँ, प्रिंसिपल लिखूँ। समझ में आ गया ना, ऐसे निकाल। सेकंड आता है अपन सेकंड पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 is argument of Z1 minus argument of Z2 minus argument of Z2 and again plus 2k पाई। 2k पाई का पर्पस वही है ना, यहां भी जो है वो उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रिंसिपल में आया, तो हमने वो ले लिया, -1 0 1 ले लिया। थर्ड वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, अगेन प्लस का 2k पाई, k इज द एलिमेंट ऑफ -1 0 और 1। और ये एक स्थिति में हमें k की जरूरत पड़ेगी यहां, जब ये प्योरली रियल होगा और इसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा। क्योंकि वरना अगर ये थीटा है ना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो माइनस थीटा भी, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये भी माइनस, ये भी प्रिंसिपल में आएगा। बस अगर ये माइनस पाई हो गया, अगर ये पाई हो गया, फिर ये माइनस पाई प्रिंसिपल में नहीं आएगा, तो हमारे के काम आ जाएगा वो। ये तो मैंने लिखा भी रखा है ना मैंने आपको, इफ जेड इज आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, देन ऑलवेज जेड बार कैन बी रिटन एज आर इंटू ई रेस टू पावर माइनस आइटा थीटा। चाहे वो माइनस थीटा प्रिंसिपल हो नहीं हो, वो आर्ग्यूमेंट तो होगा ना। तो ये हमेशा आर्ग्यूमेंट होगा इसका। लेकिन अगर लगेगा ये प्रिंसिपल में नहीं आएगा, और प्रिंसिपल में वैसे एक ही कंडीशन में नहीं आएगा, जब ये पाई हो जाएगा। अगर ये पाई होगा तो फिर ये माइनस पाई आ जाएगा, और हम के बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे ना, और वो आ जाएगा उससे। फोर्थ पर आ गए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z to the power n, what is this, n into आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस का 2k पाई। अब देखो यहां पर क्या है कि मैंने बताया था आपको कि z की पावर n क्या होता है, ये मैंने बोला था आपको कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इंटीजर है तो हमेशा सिंगल वैल्यूड होगा वो, और अगर पावर इंटीजर नहीं है तो मल्टी वैल्यूड है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई ये लिखना ऑलवेज ट्रू तब है, या इससे हमेशा कंप्लीट आंसर तब आएगा जब n इंटीजर है। क्योंकि अगर n इंटीजर हुआ तो ये सिंगल वैल्यूड होगा, और इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो यहाँ से आ जाएगा फटाफट। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालूंगा, और वैल्यूज निकालने के बाद फिर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा। तो ऐसा नहीं कि अगर n इंटीजर नहीं होगा तो यहाँ से आंसर कभी सही नहीं आएगा, तो यहाँ से ये जो आएगा वो भी सही आएगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट होगा।
वो ऑल पॉसिबल आंसर नहीं आ पाएंगे ना। अगर ये इंटीजर हुआ तब तो एक इसकी एक ही वैल्यू आएगी और वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये एन इंटीजर नहीं है तो पहले मैं जेड टू द पावर एन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, अलग अलग वैल्यू आएंगी, फिर उनका मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू आई, एन बिलोंग्स टू आई एंड के बिलोंग्स टू आई। अब के को मैं ये नहीं बोल रहा कि -1 0 1 होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। ये तो बहुत, अगर मैं इसको प्रिंसिपल लूं, मान लो 60 डिग्री भी आया और इसको मैंने 1000 मान लिया, तब तो बहुत बड़ा आ जाएगा ये। तो फिर सिर्फ 2 के पाई में ये इससे काम नहीं चलेगा हमारे। फिर हमने बोल दिया भाई के हम अप्रोप्रिएटली इस तरह का कोई इंटीजर रखेंगे यहाँ कि इसमें उसको जोड़ने के बाद ये क्या आ जाए, -पाई से पाई में आ जाए। समझ में आ गया ना। अब यहाँ स्टार लगा के लिख लो ऐसे, इफ एन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आई, इफ एन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आई, देन फॉर कैलकुलेटिंग argument of z to the power n, first of all we, ये मैंने पहले भी लिखाया था आपको वो कॉन्जुगेट के अंदर है ना। then first of all we will calculate all possible values of z to the power n, then first of all we calculate all possible values of z to the power n and then only we will calculate argument of z to the power n। जैसे n हाफ हो जाए तो पहले मैं स्क्वायर रूट के दोनों वैल्यू निकालूंगा, फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा। हमने स्क्वायर रूट निकालना ही सिखाया भी अभी आपको ना। क्यूब रूट होगा, अगर मान लो n1/3 होगा तो मैं तीनों वैल्यू निकालूंगा और तीनों का फिर आर्ग्यूमेंट निकालूंगा। n1/4 होगा, मैं चारों वैल्यू निकालूंगा, फिर चारों का आर्ग्यूमेंट निकाल लूंगा। तब भी वो जो आएगा ना वो एक पॉसिबल वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने बताया भी था शायद आपको एग्जाम्पल देके कुछ, है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना। और अगर ये इंटीजर हुआ फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से सब काम चल जाएगा। इंटीजर नहीं हुआ तो आपने स्टार लगा के लिख दिया, पहले ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे उसके ना। सवाल करते हैं इनका यूज करके, अब तक जो लिखा है हमने उसका यूज करके। देखो आप, इफ z1 इज इक्वल टू, इफ z1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड z2 इज इक्वल टू, एंड z2 इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 प्लस आयोटा, then find argument of z1 into z2 and find argument of z1 into z2। ये आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे मॉड निकालने के लिए भी और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए भी, और उसको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लाते थे ना। अब वो जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो आपको आवश्यकता नहीं है अपने को ना मॉड निकालने के लिए ना कॉन्जुगेट निकालने के लिए भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है अपने को ना। ये पता ही हमें कि -1 0 1 है ना, जो भी अप्रोप्रिएटली लेंगे ले लेंगे। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z1, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x, तो पाई -π/3 कितना आ गया है, 2π/3 आ गया शायद ना। से लिख रहा हूं ना मैं, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कितना आ गया, पाई -π/6 आ गया ना। और 2 के पाई हमने लिख रखा है, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 120 एंड दिस इज 150, 270 आ गया है। दिस इज 3π/2 एंड प्लस का 2 के पाई। अब अगर मैं 2 के पाई ऐड नहीं करता ना यहाँ, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आ गया, गलत नहीं आया। इससे 3π/2 से भी मुझे मालूम पड़ रहा है भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो मुझे पता नहीं है। मॉड निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, मॉड की प्रॉपर्टी भी जानता हूँ मैं। इसका आर्ग्यूमेंट कितना आया, लेकिन 3π/2, 3π/2 का मतलब यहाँ आया ऐसे ना, ये यहाँ आया ना। लेकिन हम जानते हैं मैं 3, अब पता नहीं कितनी लंबाई कितनी है वो अलग बात है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है ना। और अगर इसको यूं लिखने की जगह, ये प्रिंसिपल नहीं है तो मैं यूं नाप लेता हूँ ना। ये मुझे एफर्ट करना पड़ता, हमने डायरेक्ट तैयार कर रखा है। अब के को कितना ले लें, -1, के 0 लूंगा तो 3π/2 आएगा, के को 1 लूंगा तो और बड़ा आ जाएगा, के को -1 ले लो बस आप, पता है -1 तो 3π/2। तो अपने आप हमने तैयार ही कर दिया फॉर्मूले में उसको ना, ताकि बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को। अब माइनस का 3π/2 बोलो या -π/2 बोलो, एक ही बात है। या वो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं अपन चाहें तो, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वो तो ड्राइव कर रखा है ना फॉर्मूला अपन ने, बताइए अपने को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। तो ऐसे फटाफट उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं अपन लोग।
लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट बोले कई बार एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं ना, मैंने लिखवा भी दिया उस वक्त आपको, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड है ना। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 50 डिग्री, देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू द पावर 20, ये मुझे निकालना है। देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू द पावर 20, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है। यानी जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा ना। जेड की पावर 20 सिंगल वैल्यूड है ना, वो जो फॉर्मूला लिखा है वो चलेगा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं वो हम प्रिंसिपली निकालें। ओके, -80 डिग्री आ गया ना, -80 डिग्री नहीं आया, -80 डिग्री आएगा शायद ना, -80 डिग्री, 80 डिग्री। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू द पावर 20 इज इक्वल टू एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और अगेन प्लस का 2 के पाई, और यहाँ पर के क्या है, अब -1, 0 और 1 से काम नहीं चलेगा, इससे के बिलोंग्स टू आई है, वो अप्रोप्रिएटली कोई इंटीजर रखूंगा मैं के की जगह, ताकि वो -पाई से पाई में आ जाएगा ना। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 50 डिग्री, तो ये 1000 डिग्री हो गया ना, और प्लस का 2 के पाई, अब ये डिग्री में, तो 360 डिग्री इंटू के लिख दो उसको आप, क्योंकि 2 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 360, 360 इंटू के आ गया। अब मैं के को 0 रख नहीं सकता, पॉजिटिव रख नहीं सकता, नेगेटिव रखूंगा ना। तो कंसेप्ट इसमें है कि भाई इसको डिवाइड कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो आप, के को क्या लूं मैं, तो 1000 डिग्री को मैं डिवाइड कर दूंगा 360 से, और जो क्वोशंट है वो इस तरह से लूंगा कि रिमाइंडर क्या आ जाए, -180 से +180 में आ जाए, है ना। और वो नेगेटिव होगा तो के बराबर क्या लें, के बराबर -3 ले लेंगे, के को जैसे -3 लिखूंगा मैं, तो 1080 आ जाएगा, वो समझ रहे ना बात, 1080 आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज -80 डिग्री, 180। तो इससे मालूम पड़ा है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन जेड की पावर 20 कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया वो, जेड की पावर 20 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि इसको ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, -80, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब है ना। समझ रहे हैं, ऐसे निकाल लिया उसको, मतलब थ्योरम थी वो लगा दिया और कैलकुलेट कर लिया। एक और लिख लें, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 100 डिग्री, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री, then find argument of z to the power 50, then find argument of z to the power 50। ओके, तो दिस इज -40 डिग्री आ गया, -40 डिग्री। वो के लेना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली हमें, कि वो वैल्यू जो है -180 से, उसके लिए वो डिवाइड कर दो उसको आप, और क्वेश्चन इस तरह से लो कि रिमाइंडर -180 से +180 के बीच में आ जाएगा। तो ये थ्योरम लगा देंगे, सिंस दिस इज इक्वल टू n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और प्लस का 2 के पाई, प्लस का 2 के पाई, और वो निकाल सकते हैं, तो याद आएगा हमारे पास 5000 डिग्री, और प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, 360 डिग्री इंटू के लिख लेंगे ना। अब इसको डिवाइड कर दो 360 से, और क्वेश्चन जिस से लो कि वो रिमाइंडर -180 से +1, तो इसको 14 लेना पड़ेगा हमें, -14 मतलब है ना, -14 ले लेंगे, जैसे -14 लेंगे तो 5040 डिग्री आ जाएगा, एंड देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट विल बी, ताकि वो प्रिंसिपल में निकाल पा रहे हैं अपन उसको ना, ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया उसको।
और निकाल के कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसा लिखा, भी ये पूछा जाए मान लो फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अंडर रूट आयोटा, तो अब वो जो थ्योरम है उससे एक रिजल्ट ही आएगा बस, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, दो। तो मैं दोनों, अगर मैं चाहता हूँ कंप्लीट आंसर निकालूं, तो मुझे इसकी पहले दोनों पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, और वो आता ही निकालना अंडर रूट आयोटा। समझ रहे हो ना आप? उससे आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा, लेकिन वो एक ही आएगा, जबकि ये मल्टी वैल्यूड है, इसकी दो वैल्यू होंगी, और मुझे दोनों वैल्यू को, दोनों का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है, फिर मुझे इसकी दोनों वैल्यू निकाल के ही आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, वरना वो जो एक आएगा वो कर। अब जैसे आयोटा की पावर 1/3 की बात करें अपन, तो उस थ्योरम से एक ही आंसर आएगा, वो भी सही होगा, लेकिन बाकी दो आंसर नहीं निकाल पाऊंगा फिर मैं। फिर बाकी दो आंसर निकालने के लिए मैं आयोटा की पावर 1/3 की तीनों वैल्यू निकालूंगा, फिर उनके आर्ग्यूमेंट निकाल लूंगा। निकाल सकते हैं वैसे ना, ताकि ये लिख दिया हमने, ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ भाई इसके लिए हमें पहले अंडर रूट आयोटा निकालेंगे, एंड देन ओनली वी विल कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट आयोटा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट सवाल। इफ लेट जेड एंड डब्ल्यू, लेट जेड कॉमा डब्ल्यू, लेट जेड कॉमा डब्ल्यू, लेट जेड कॉमा डब्ल्यू बी complex numbers such that z bar plus iota w bar is equal to 0, and argument of z into w बराबर pi, then find argument of z, then find argument of z. Let z and w be two complex numbers such that z bar plus iota w bar, bar w पे लगा हुआ है ना, is equal to 0, and argument of z into w is equal to pi, then find argument of z. argument of z हमें निकालना है ना। तो देखो, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा है भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई दे रखा है, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें ना, भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई लिखा हुआ है, मतलब वो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। अब देखो ध्यान से देखो आप, हमें दे रखा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई है, वो प्रिंसिपल ही है ना। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखूंगा, तो भले ही मैं इसको प्रिंसिपल लिखूं और मैं इसको प्रिंसिपल लिखूं, हो सकता है इनको जोड़ने पर पाई नहीं आ रहा हो सकता है इनको जोड़ने पर माइनस पाई आ रहा हो, लेकिन मुझे तो पाई दे रखा है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 के पाई तैयार रखूंगा यहाँ, 2 के पाई बराबर पाई। हो सकता है इनको प्रिंसिपल लेने के बाद भी ये मुझे इसका रोल प्ले कराना पड़ा हो, तब जाके पाई आया हो। समझ रहे हैं? यही तो लिखा है मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस का 2 के पाई बराबर पाई। तो 2 के पाई मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। समझ रहे हैं बात? क्योंकि हमें दे रखा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल दे रखा है, तो अगर मैं इसको यूं लिख रहा हूं, तो भले ही मैं इसको प्रिंसिपल लिख लूं, इसको प्रिंसिपल लिख लूं, इनको जोड़ दूं, हो सकता है उससे ही पाया आ गया हो सकता है इनको जोड़ने से पाई नहीं आया हो, मैंने इसका रोल प्ले कराया हो तब जाके पाया आया हो। नहीं समझ पा रहे बात?
है ना, ये मैंने रोल पे लेकर आया। अब इस पर ध्यान से देखें, हमें निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये तो मुझे निकालना है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस इक्वेशन का यूज करके इस जेड की जगह, इस डब्ल्यू की जगह क्या करूंगा, जेड के टर्म्स में लेके आ जाऊंगा इसको यहाँ से। तो पूरी इक्वेशन में क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन जाएगा, है ना। ये तो हमें कैलकुलेट करना ही, इसकी टेंशन है। तो इसका रोल कैसे प्ले कराएंगे भाई, इस डब्ल्यू को हटा दो यहाँ से, और डब्ल्यू को हटा के यहाँ भी क्या लेके आ जाओ, जेड लेके आ जाओ आप। तो अब यहाँ आ गए अपन इक्वेशन नंबर, इस पर आ गए अपन इक्वेशन नंबर, दिस इज, इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मैंने थर्ड मान लिया ना। और अब यहाँ आ जाते हैं हम, ये रिक्वायरमेंट अपने आप फील हो गई है हमें, डब्ल्यू हटा के जेड लाना है अपने को यहाँ। तो सिंस जेड बार इज इक्वल टू, सिंस जेड बार इज इक्वल टू जेड बार प्लस आइटा डब्ल्यू बार बराबर जीरो, मुझे डब्ल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो मैंने पहले लिखा डब्ल्यू आइटा इंटू डब्ल्यू बार इज इक्वल टू माइनस जेड बार। डब्ल्यू निकाल, दोनों तरफ आप कॉन्जुगेट करो, आप दोनों के बाहर लगा दो, तो देयरफॉर माइनस आइटा डब्ल्यू माइनस जेड, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस आ गया, माइनस का आइटा जेड आ गया ना, ये साथ डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, सही है ना। माइनस साइन से माइनस साइन को काट दिया, और वही वन अपॉन आइटा माइनस आइटा आ गया। बस इसको रख दो यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से हट जाएगा बस ये। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना आ गया, माइनस आयोटा जेड आ गया, प्लस का 2 के पाई इज इक्वल टू पाई, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ वापस जेड वन इंटू जेड टू का इस्तेमाल कर लूंगा मैं। अब मैं 2 के पाई नहीं लिखूंगा, लेकिन वो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर चुका है, वो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर चुका, वहां इंट्रोड्यूस नहीं करता तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर लेता, समझ रहे हैं। वो एक बार मुझे इंट्रोड्यूस करना है बस, 2 के पाई वाला फैक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये ऐसा लिख दो पहले ना, ताकि लिखना कम पड़ेगा अपने को ना। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा। नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा, माइनस पाई बाई 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का 2 के पाई और बराबर पाई, ये ऐसा आ गया। बस हमारे थीटा निकालना है मुझे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 के पाई और प्लस कितना हो गया वो, 3 पाई बाई 2 हो गया ना। अब मुझे के इस तरह से रखना है कि ये माइनस पाई से पाई में आ जाए। तो क्या के बराबर जीरो ले सकता हूं मैं, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज 2 थीटा है ना, तो इधर 2 थीटा आया अभी, तो वो थीटा इज इक्वल टू माइनस के इंटू पाई एंड प्लस 3 पाई बाई 4। तो एक तो ले लिया मैंने के बराबर जीरो, तो उससे थीटा कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 आ गया। के बराबर जीरो लिया मैंने, के बराबर 1 ले लो, के इज इक्वल टू 1, कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू, क्या ये भी प्रिंसिपल है, यस ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। के बराबर आप -1 ले लो, पाई से बड़ा आ जाएगा, आएगा ना पाई से बड़ा। हम तो प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, वरना वरना ऐसे तो आते ही रहेंगे, इसमें 2n पाई जोड़ दो आता ही रहेगा वो तो ना। एक बार मैंने जीरो ले लिया, -1 लेके देखो आप, तो बड़ा आ जाएगा, -2 लेके देख लो, 2 लेके देख लो, सब बड़े आएंगे वो माइनस पाई से पाई। दीज आर द 2 पॉसिबल आंसर्स, दो पॉसिबल आंसर है हमारे पास। यानी उस जेड का आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 4 भी हो सकता है, और उस जेड का आर्ग्यूमेंट -पाई बाई 4 भी हो सकता है। मतलब वो 2 के पाई वाला फैक्टर मैंने क्रिएट किया है ना, मेरी बात समझ रहे ना। अब या तो उसको मैं यहाँ क्रिएट करता, यहाँ लिखता है ना, या फिर मैंने वहीं क्रिएट कर दिया, मैंने थ्योरम लगाई है ना, वहां 2 के पाई इंट्रोड्यूस कर लिया ना। क्लियर हो गया, ऐसे निकाल सकते। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लिखो आप। Let Z1 Z2 are two non-zero complex numbers. Let Z1 Z2 are two non-zero complex numbers such that modulus of Z1 Z2 बराबर 1 and argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to pi by 2. Let Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that, वो तो नॉन जीरो नहीं लिखता तो भी अंडरस्टूड था नॉन जीरो ही है, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर जीरो हो जाएगा तो वो जीरो आ जाएगा ना। लेकिन वो तो आर्ग्यूमेंट के कारण लिख दिया अपन ने कि भाई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। then find the value of then find the value of Z1 bar into Z2, then find the value of this Z1 bar into Z2, then find the value of Z1 bar into Z2। Z1 Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, और दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, mod of Z1 Z2 is equal to 1 and argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to pi by 2।
You have to find the value of this z1 bar into z2. और जो भी दिमाग में आ रहा है वो एफर्ट करते रहे आप, है ना। सवाल ऐसे सीखते हैं, ऐसे सीखा जाता है ना चीजों को ना। आंसर इज माइनस आयोटा। आंसर इज माइनस आयोटा। तो देखो इसमें मैं हर बार बता भी रहा हूँ, जब भी मैं खुद सोच पाता हूँ तो बताता भी हूँ आपको, ऐसी बात नहीं। इसमें कई बार हिट एंड ट्रायल वर्क कर जाता है ना। तो इसमें हमें Z1 Z2 ऐसे सोचने हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसको फोकस करो आप, है ना। तो मैं चाहता हूँ पाई/2 आए, तो इसको आयोटा मान लो और उसको 1 मान लो। मैंने Z1 को मान लिया आयोटा, Z1 को मैंने मान लिया आयोटा। और व्हाट इज Z2? Z2 को मैंने मान लिया 1। तो पाई/2 -0 इस पाई/2। और व्हाट इज Z1 into Z2? तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। बस यहाँ रख दो उसको बड़ा। व्हाट इज Z1 बार? माइनस आयोटा। व्हाट इज Z2 1? तो आंसर इज माइनस आयोटा। ठीक है ना, ये ऐसा आंसर आ जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिकली अपन ऐसे कर सकते हैं ना। सिस्टमेटिकली करने के भी दो तरीके हैं। एक में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे ना। चलते जाएंगे बस, है ना। तो देखो हमें ये निकालना है, मतलब हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। हमें Z1 भी चाहिए और हमें Z2 भी चाहिए, दोनों चाहिए। Z1 आ जाएगा तो Z1 बार अपने आप आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे फिर बाद में अपन। तो हमें फर्स्ट रिलेशन हमें दे रखा है कि सिंस मॉड ऑफ Z1, इसको मॉड ऑफ Z2 बराबर 1 बोल सकता हूँ मैंने। तो सिंस मुझे Z1 चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो मुझे उसका मॉडुलस भी चाहिए और मुझे उसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो मैंने मान लिया लेट मॉड ऑफ Z1 बराबर मैंने R मान लिया। लेट मैंने यह मान लिया R है। और अगर ये R है तो व्हाट वी कैन से अबाउट मॉड ऑफ Z2? मॉड ऑफ Z2 इज 1/R। ठीक है ना। तो मैं Z1 को लिख पाऊंगा, Z1 का मॉड मैंने R मान लिया, तो Z2 का मॉड क्या आ गया? 1/R आ गया। है ना। ये तो नहीं बोल सकता वो 1 होगा तो ये 1 होगा, वो 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं। प्रोडक्ट बना। अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए Z1 Z2 को लिखने के लिए। तो हमने क्या करा, इसको मान लिया थीटा। लेट दिस इज थीटा। या मैंने मान लिया लेट दिस इज थीटा। लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू थीटा, ताकि वो कम से कम थोड़ा अच्छा भी लगे दिखने में। ये मैंने थीटा मान लिया। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई/2 प्लस थीटा। अब दिखने में अच्छा लग रहा है पाई/2 प्लस थीटा। इसको थीटा मानता ना, थीटा माइनस पाई/2 आता हो। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब पाई/2 माइनस थीटा अच्छा लगता है। थीटा माइनस पाई/2 अच्छा नहीं लगता अपने को ना। इससे मैंने इसको थीटा मान लिया ताकि वो पाई/2 प्लस थीटा की फॉर्म में आ गए। अब मेरे पास Z2 का भी आर्ग्यूमेंट है, Z2 का मॉड मेरे पास है। Z1 का आर्ग्यूमेंट है, Z1 का मॉड भी मेरे पास है। देयरफॉर वी कैन से दैट Z1 इज इक्वल टू R e रेज़ टू पावर आयोटा पाई/2 प्लस थीटा, या थीटा प्लस पाई/2 बोल दें, एक ही बात है। एंड दिस Z2 इज इक्वल टू 1/R और इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। दोनों आ गए मेरे पास अभी, Z1 Z2। ये Z1 Z2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? Z1 बार। देयरफॉर अगर मैं देयरफॉर Z1 बार इज इक्वल टू व्हाट इज Z1 बार? बार करते हो क्या करते हैं, मोड में चेंज नहीं करते। थीटा को क्या कर देते हैं? माइनस थीटा कर देते हैं। माइनस का आयोटा थीटा प्लस पाई/2। दिस इज Z1 बार। सही है ना। अब बस Z1 बार को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर Z1 बार इंटू Z2 इज Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू व्हाट इज Z1 बार? R e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस पाई/2 एंड Z2 इज 1/R इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ये Z2 था हमारे पास, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। ये R से R हट जाएगा एंड दिस इज ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा पाई/2 and this is e raised to power iota theta, and we will get e raised to power minus iota pi/2. And what is this? Minus iota.
तो ये -8 आ जाएगा। ये सिस्टमेटिकली चलते गए अपने ना, जो भी दे रखा था उस हर इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए Z1 Z2 हमने कैलकुलेट कर लिया ना, और -8 आ गया। ठीक है ना, ऐसे या हिट एंड ट्रायल से काम चल गया था वो निकाल लिया, ये ऐसे सिस्टमेटिकली चल गए अपन। भाई हमें Z1 Z2 दोनों चाहिए थे हमें ये निकालने के लिए, तो हमने इनका यूज करके Z1 Z2 निकाल लिया। ठीक है ना। अब इसमें देखो अपन ऐसा भी सोच सकते थे कि हमें बेसिकली Z1 बार Z2 चाहिए, मतलब मुझे इसको ये वैल्यू निकाली, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। इसके लिए मैंने क्या करा, Z1 को अलग निकाला, Z2 को अलग निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा, और तब मैं निकाल पाया इससे ना। अब मैं डायरेक्ट ये सोचता हूँ कि ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे इसको निकालने के लिए मुझे इसका मॉड चाहिए और मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो इसका मॉड कैसे निकालूंगा मैं, इसका मॉड मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, सिंस मॉडुलस ऑफ Z1 बार इंटू Z2, इसको लिख सकता हूँ मैं मॉडुलस ऑफ Z1 बार मॉडुलस ऑफ Z2। व्हाट इज दिस, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। व्हाट इज दिस, 1। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बनेगा, गारंटी है ना। अब नहीं आया समझ में, मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी ना भाई मैंने। अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, मुझे चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट, मतलब मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बार Z2। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बार, ये मुझे चाहिए। सही लिख रहा हूं मैं। अब ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ये क्या लिखा है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। ये मुझे चाहिए, और क्या है मुझे पता है, व्हाट इज दिस, -5/2, दिस इज -5/2, दिस इज -5/2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कितना हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 हो गया, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, -5/2 आ गया ना। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, देयरफॉर Z1 बार इंटू Z2 इजिकल टू, मॉड तो आ गया 1 और आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, -5/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला आ गया, तो उससे अपने आप -8 आ गया वो। ठीक है ना, तो मतलब हर तरह से कर लिया हमने, हिट एंड ट्रायल से कर लिया, आर लेके कर लिया, और या फिर लगा भाई वो निकालना है तो उसका मॉड निकाल पाए अपन, उसका आर्ग्यूमेंट गिवन इन्फॉर्मेशन से हम उसका मॉड भी निकाल पाए और उसका आर्ग्यूमेंट भी निकाल पाए, दोनों निकाल पाए अपने। ठीक है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट अब नोट में लिखे हैं ना, नोट के अंदर लिखे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, या स्टार लगा के लिख लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 represents an angle, argument of Z1 minus Z2 represents an angle made by Z2 Z1 vector with the positive real axis, with the positive real axis. This is an angle made by Z2 Z1 vector with the positive real axis. अब Z2 Z1 वेक्टर का मतलब क्या है, Z1 माइनस Z2, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, यही तो मतलब होता है इसका ना। यानी यहां जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेल है, ये क्या है, हेड है। Z2 Z1 वेक्टर लिख रहे हैं ना इसको अपन, समझ रहे हैं। Z1 Z2 पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो दिस इज एन एंगल मेड बाय Z2 Z1 वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब ये हमने कैसे लिखा, ये कैसे बताया भाई वेक्टर बना रहा है एंगल, क्योंकि हमने जब आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन लिखी थी ना, उसी का यूज कर रहे हैं बेसिकली अपन। हम देखें भाई इसका मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात। इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। बाद वाले को पहले लिख दिया, मतलब मैंने हेड पहले आता है ना और टेल बाद में आता है, नहीं आ रहा समझ में, तो ये टेल पहले आ गया, हेड बाद में आ गया। तो दिस इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। ऐसे ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल मेड बाय Z2 Z1 वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। क्लियर हो गया ना, ये ऐसे उसको इंटरप्रेट कर लिया, मतलब हमने इस तरह से इंटरप्रेट करके निकाल लिया हमने। लिखे नेक्स्ट, लिखे अगेन स्टार लगा के लिखे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 या Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 रिप्रेजेंट्स एन एंगल, रिप्रेजेंट्स, ये है एंगल ही, नो डाउट ये एंगल ही है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल ही होता है ना। रिप्रेजेंट्स एन एंगल बिटवीन ओ Z1 वेक्टर एंड ओ Z2 वेक्टर, ओ Z1 वेक्टर एंड ओ Z2 वेक्टर।
दिस रिप्रेजेंट्स एन एंगल बिटवीन ओ जेड वन वेक्टर एंड ओ जेड टू वेक्टर। ये कैसे आ गया सर, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल मैं समझाऊंगा आपको भी ना। जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ ना वो यहीं से समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब हम जानते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालें या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो निकालें, एक ही बात है। तो मैं ये कैलकुलेट करूं या ये कैलकुलेट करूं, एक ही बात। और इसका मतलब दिस इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वेक्टर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। वही बार बार हम यहाँ से समझेंगे इसको ना। अब ये इन दो वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम देख रहे हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ना, व्हाट इज दिस? एंगल मेड बाय ओ जेड वन वेक्टर, दिस इज एंगल मेड बाय, तो ये उनका डिफरेंस है, तो उनके बीच का एंगल आ गया। समझ में आ गया ना? दिस इज एन एंगल मेड बाय ओ जेड वन वेक्टर, एंगल मेड बाय ओ जेड वन वेक्टर। समझ पा रहे हैं? एंड दिस इज एंगल मेड बाय ओ जेड टू वेक्टर, और उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल आ गया ना। अब इसमें हो सकता है ये वैल्यू, अब जैसे मैं इनको देखकर डायग्राम कैसे बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ओरिजिन का रोल तो प्ले कराना ही है। मैंने मान लिया यहाँ जेड वन है और यहाँ जेड टू है ना, तो मैंने ये ओ जेड वन वैक्टर बना दिया, ये ओ जेड टू वैक्टर बना दिया। अब इस डायग्राम के हिसाब से ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? अगर मैंने जेड वन जेड टू यहाँ लोकेट कर रखे हैं, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये वैल्यू, यानी वो डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ आर्ग्यूमेंट ज्यादा किसका है, जेड टू का है ना। और वो आर्ग्यूमेंट वहाँ, अगर आर्ग्यूमेंट जेड टू का ज्यादा है इस डायग्राम में, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना इन वैल्यू को देखकर डायग्राम बनाऊंगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फिर ये डायग्राम सही है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फिर जेड वन का आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगा, जेड टू का आर्ग्यूमेंट कम होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, वही तो होगा ना भाई। इसका मतलब ये होता है हम जानते हैं, वो तो अपन विजुलाइज कर रहे हैं वेक्टर से, ताकि सोचना समझना आसान हो गया हमारे लिए ना। हम ज्योमेट्रिकली सोच पाएंगे, वरना सब कुछ मैथमेटिकली करना पड़ेगा अपने को ना। मैं मैथमेटिकली भी करके बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन सोच पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं इससे ना, इसलिए उसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, ताकि समझना आसान हो अपने लिए, ज्योमेट्रिकली उसको समझ सकें अपन। वरना हर काम फिर मैथमेटिकली करना पड़ता है अपने को ना। ठीक है ना? और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये डायग्राम गलत है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये डायग्राम सही। यानी इसके पॉजिटिव होने का मतलब जेड वन का आर्ग्यूमेंट ज्यादा होना चाहिए, ओ जेड वन वेक्टर ज्यादा एंगल बनाना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो ओ जेड टू वेक्टर ज्यादा एंगल बनाना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द एंगल बिटवीन ओ जेड वन वेक्टर एंड ओ जेड टू वेक्टर। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो इससे समझना आसान रहेगा ना। अब नेक्स्ट लाइन से लिखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू represents an angle, represents an angle between z1 z vector and z2 z vector। सही है? represents an angle between z1 z vector, z1 z vector and z2 z vector। देखो अगर तकलीफ हो रही तो यहां से देखो आप, दिस इज एन एंगल मेड बाय बिटवीन ओ z1 वेक्टर, z1 वेक्टर एंड z2 z वेक्टर। भाई ये वेक्टर लिख रखा है ना अपने, तो ये हेड है इसका मतलब, और ये टेल है। टेल पहले आती है, हेड बाद में आता है ना। नहीं आ रहा समझ में? वो वहीं से विजुलाइज किया है हमने ना भाई, उसको हम बोल रहे हैं एंगल बिटवीन ओ जेड वन वैक्टर एंड ओ जेड टू वैक्टर। इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन जेड वन जेड वैक्टर एंड जेड टू जेड वैक्टर। इन दो वैक्टर के बीच में एंगल है हमारे पास है। उसी से इंटरप्रेट कर लिया हमने, और क्या, उसको लिख दिया ऐसा। अब अगेन जैसे मान लो ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, मान लो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये मैंने मान लिया जेड वन है हमारे पास, और ये मैंने मान लिया जेड टू है, और ये मैंने जेड मान लिया ना, ये मैंने जेड मान लिया। तो मुझे एक वेक्टर बनाना है जेड वन जेड वैक्टर, ये जेड वन जेड वैक्टर बन गया। ठीक है ना? एक वेक्टर बनाना है मुझे जेड टू जेड वैक्टर, ये मैंने ऐसा बना दिया। और हम इनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर के बीच में एंगल का मतलब, या तो उनके हेड मिला दो या उनकी टेल मिला दो, एक ही बात है। अब हम देख रहे हैं अगर मैंने डायग्राम ऐसा बनाया है, तो इस डायग्राम से मैं इस वैल्यू को पता लगाना चाहता हूँ,
कि इस डायग्राम से ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब z माइनस जेड वन का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन, और ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड टू। वो हम ऐसा लिखकर भी समझ सकते थे, दिस इज एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर एंड दिस इज एंगल मेड बाय जेड टू जेड वेक्टर, तो ये उनके बीच का एंगल आ जाएगा मतलब। अब हम देख रहे हैं भाई इस डायग्राम, अगर डायग्राम ऐसा बना रखा है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? ये पॉजिटिव तब आएगी जब ये एंगल बड़ा होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कम होगा। मुझे पता नहीं, वो डायग्राम बना दिया बस हमने, अब इस डायग्राम से चेक कर रहे हैं अपने ना। तो हमने क्या करा भाई, हम जानते हैं वेक्टर मूवेबल होता है ना, इसको यूं बना दो ऐसे आप, इस वेक्टर को मैंने आगे बना दिया, ये कौन सा वेक्टर बन गया, जेड माइनस जेड टू। ये तो जेड टू जेड वेक्टर बोलो, समझ रहे हैं? ये मैंने जेड माइनस जेड टू बोल दिया ना, इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया आगे ना, एंड व्हाट दिस वेक्टर इज जेड माइनस जेड। किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, जेड माइनस जेड टू का ज्यादा है ना, यानी इस डायग्राम के हिसाब से वैल्यू नेगेटिव आएगी। किसे अभी भी समझ में नहीं आया? इस वेक्टर को मूव करा दो आप, इस वेक्टर को मैंने पकड़ के ऐसे बना दिया, इस वेक्टर को मैंने मूव करा दिया, और इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया ना, लंबाई को चेंज किया, थोड़ा अलग लग रहा है मेरे हिसाब से, तो इसको बना देते हैं ऐसे ना, इसको ऐसे दिखा दो बस आप, अब थोड़ा पैरेलल लग रहा है ना। ये वेक्टर बना दिया मैंने पकड़ के, लंबाई भी वो रखी, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया। ये वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया, तो ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज जेड माइनस जेड एंड दिस इज, तो यू नाप रहा हूं तो ये एंगल कम पॉजिटिव आ रहा है और ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो किसका एंगल ज्यादा आ रहा है, जेड माइनस जेड टू का, यानी इस डायग्राम के हिसाब से वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। आगे समझ में? तो अगर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव दे रखी होगी तो मैं डायग्राम ऐसे नहीं बना सकता ना, फिर मैं यहाँ जेड को कर दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा। तो अभी सब मैं सवाल करके भी समझाऊंगा आपको ना, अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ आपको ना, फिर सवाल करके समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा ना, है ना? समझ में आ गया ना, यानी ये डायग्राम था, तो इस डायग्राम से मैं ये इंटरप्रेट कर पाया कि अगर मैंने जेड वन को यहाँ ले रखा है, जेड टू को यहाँ, जेड को यहाँ ले रखा है, तो मैं इस डायग्राम से इस वैल्यू के बारे में बता पाया आपको कि इस डायग्राम से ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से जेड माइनस जेड टू का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आएगा और जेड माइनस जेड वन का कम आएगा ना, है ना? यानी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो डायग्राम गलत होता, फिर डायग्राम नहीं बन सकता। ये डायग्राम अगर वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर डायग्राम सही था ना, ठीक है ना? अब इनका यूज करके बताता हूं मैं कैसे यूज करेंगे ना, यहाँ लिख लो पहले आप ना, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां से लिख लो आप, नोट में लिख लो आप, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू is equal to plus minus pi by 2, then the locus of z will be a circle, and the locus of z will be a circle for which z1 and z2 will be end points of its diameter. Then the locus of z will be a circle for which z1 and z2 will act as end points of its diameter. यानी डायमीटर का एक पॉइंट क्या हो गया, z1 हो गया, z1 एक पॉइंट ही तो है, मतलब वो समझ रहे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक पॉइंट है, मतलब वो ना, और वो Z2 क्या हो गया, डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट हो गया। कैसे हुआ है मैं बताऊंगा अभी, आप अभी लिख लो पहले एक बार आप, है ना। सेकंड, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, एंड फिर ऐसे लिख दो आप, है ना, इफ थीटा इज locus of z will be major arc of a circle, then the locus of z will be major arc of a circle, major arc of a circle for which z1 and z2 will be the end points of its chord, तो chord के एंड पॉइंट हो जाएंगे ना, अब डायमीटर नहीं होगा वो ना,
डायमीटर में तो सर्कल आधा हो गया ना भाई, मेजर माइनर की बात ही नहीं कर सकते अपन भाई। अगर सर्कल आधा हो गया तो फिर मेजर आर्क माइनर की बात, मेजर का मतलब समझ रहे, मेजर आर्क का मतलब अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो इस जेड का लोकस एक सर्कल का मेजर आर्क होगा। किस सर्कल का मेजर आर्क होगा? जिसकी कॉर्ड के एंड पॉइंट जेड वन जेड टू होंगे ना, वहां डायमीटर के एंड पॉइंट होगा, यहाँ कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए ना, डायमीटर भी कॉर्ड ही नो डाउट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, थीटा इज ऑब्ट्यूज, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, then the locus of z will be minor arc, minor arc of a circle. Then the locus of z will be minor arc of a circle for which z1 and z2 will act as end points of the chord, of its chord. यानी वो chord के endpoint हो जाएंगे ना, यानी acute में मेजर आएगा और obtuse में माइनर आएगा ना, obtuse में माइनर आ जाएगा ना। जिसे वो अपने ये समझ सकते हैं ना, जैसे मान लो ये एक सर्कल बना दिया मैंने, ये मैंने एक सर्कल बना दिया और सर्कल में मान लो मैंने ये कॉर्ड बना दी इसकी ना। अब ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट अगर यहाँ लेता हूं और मैं इस पॉइंट को इस एंड पॉइंट से मिलाऊंगा, व्हाट दिस एंगल इज, ये एक्यूट एंगल बनेगा। समझते हैं आप ये बात? ये एक्यूट एंगल बनेगा। और अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाते फिर सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेता तो क्या बनता है? वो 90 डिग्री का बनता है ना। अब हम जानते हैं वो थीटा कांस्टेंट है हमारे पास, लोकस ने कहा वो थीटा कांस्टेंट होगा। और अगर ये एक्यूट एंगल हुआ और ये जेड वन जेड टू कॉर्ड के एंड पॉइंट हो गए और ये थीटा ने मान लिया, तो अगर ये थीटा यहाँ है, अगर जेड यहाँ है तो भी थीटा बनेगा, जेड यहाँ है तभी कितना बनेगा? वो थीटा बनेगा ना, वही सेम एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ भी सेम एक्यूट एंगल बनेगा। तो लोकस क्या आ गया? पूरा सर्कल नहीं आएगा, वो मेजर आर्क आएगा ना। समझ में आ गया? और अगर जैसे ही वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, लोकस विल बी माइनर आर्क। और अगर वो पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू हो गया, प्लस माइनस पाई बाई टू दोनों है, मतलब वो प्लस पाई बाई टू नहीं है या वो माइनस पाई बाई टू, वो दोनों है वहां पर। जेड वन वहां अगर प्लस माइनस पाई बाई टू दोनों लिखे हुए हैं, देन ओनली वी कैन से दैट लोकस विल बी ए कंप्लीट सर्कल। प्लस पाई बाई टू होगा या माइनस पाई बाई टू होगा तो कंप्लीट सर्कल नहीं आएगा ना। प्लस है ना, अभी लिखवा रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा सवाल करके और आपको ना। थर्ड पॉइंट पर आ गए अपन। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू पाई और माइनस पाई, then the locus of z will be a line segment joining z1 z2. Then the locus of z will be a line segment joining z1 z2. Then the locus of z will be a line segment joining z1 and z2. लिखेंगे ब्रैकेट में z1 z2 both are not included. लाइन सेगमेंट तो होगा लेकिन उसमें z1 इंक्लूड नहीं होगा और z2 इंक्लूड नहीं होगा ना। Then the locus of z, पाई हो चाहे माइनस पाई हो एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। Then the locus of z will be a line segment joining z1 z2. फिर आगे लिख दिया ब्रैकेट में z1 z2 both are not included। देखो वो इंक्लूड तो हो ही नहीं सकते, z z2 तो हो ही नहीं सकता, डिफाइन ही नहीं होगा। और z z1 क्यों नहीं हो सकता? वो जीरो हो जाएगा, जीरो के आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करते अपने ना। अब ये मैं समझा सकता हूँ फटाफट अभी आपको ना, कि जैसे हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हमारे पास है, एक z1 हमारे पास है और एक z2 हमारे पास। हम चाह रहे हैं z मूव करे और ऐसे मूव करे कि भाई ये जो वैल्यू है पाई आ जाए ना। इसका मतलब हम समझते ही हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू, ये तो लिखा हुआ है। अब जेड माइनस जेड वन का आर्ग्यूमेंट अगर मैं चाहता हूं इनका डिफरेंस पाई आ जाए ना, तो ध्यान से देखो आप, जेड इसकी लाइन के ऊपर नहीं हो सकता कभी, हो सकता है? बेसिकली ये हम जानते हैं, दिस इज एंगल मेड बाय जेड वन जेड वेक्टर, एंगल मेड बाय। अब ये दो वेक्टर बनाने हैं आपको और उनके बीच में एंगल पाई आना चाहिए, तो क्या जेड ऊपर हो सकता है? एक बार लेके देखते हैं। क्या इनके बीच में एंगल पाई है? नहीं है ना। नीचे लेके देखो, क्या एंगल पाई आएगा? कहाँ आ सकता है? लाइन पर आ सकता है ना। तो लाइन पर मैं लेके देखता हूँ ना, लाइन ज्वाइनिंग जेड वन जेड टू पे लेता हूँ मैं। पहले मैंने यहाँ लिया, मैं जेड को यहाँ लेता हूँ ना, तो मुझे एक वेक्टर चाहिए जेड माइनस जेड वन, या जेड वन जेड वेक्टर चाहिए ना, तो दिस वेक्टर इज जेड माइनस जेड वन।
एंड दिस वेक्टर इज जेड माइनस जेड टू। इनके बीच में एंगल क्या है? जीरो। हमें तो पाई चाहिए ना। यहां लेके देखो, यहां भी क्या आएगा? जीरो आएगा। अब मुझे अब कहां बचा? बीच में लेके बचा, तो बीच में ले लो अब आप। तो दिस इज जेड माइनस जेड वन एंड दिस इज जेड माइनस जेड टू। इनके बीच में एंगल पाई आ जाएगा। अब पाई बोल दो उसको या माइनस पाई बोल दो, एक ही बात है ना। वो तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ ना भाई। अगर पाई आ रहा है मान लो, तो मैं उसको उल्टा कर दूंगा। नहीं समझ में आ रहा? जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड माइनस जेड वन कर दूंगा, वो माइनस पाई बन जाएगा ना। तो अब जेड कहाँ मुंह कर सकता है? जेड यहाँ तो आ नहीं सकता। तो जेड कहाँ मुंह करेगा? जेड यहाँ कहीं भी मुंह कर सकता है ना। जेड यहाँ कहीं भी, जेड यहाँ हो सकता है इस जगह, तभी वो एंगल पाई आएगा या माइनस पाई आएगा। तो लोकस क्या आ गया? लोकस विल बी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन जेड टू। है ना? क्लियर हो गया ना? अब फिर लिख लें फोर्थ पॉइंट। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। अब तो आंसर लिख सकते हो आप शायद। then the locus of z will be a pair of rays. then the locus of z will be a pair of rays originating from z1 and z2. लिख दिया ब्रैकेट में, z1 z2 both not included. locus of z will be a pair of rays originating from z1 and z2. लिख देंगे both z1 z2 are not included. और वो जो रे आएंगी वो लाइन जॉइनिंग z1 z2 के लॉन्ग ही आएगी ना। ये मैंने z1 बना दिया, ये मैंने z2 बना दिया, ये तो फिक्स पॉइंट हमारे पास है ना। जो रे आएंगी वो अगर हम पाई बोलते या माइनस पाई बोलते तो लाइन सेगमेंट आ गया, है ना। लाइन सेगमेंट आ गया। अब ये इंक्लूड नहीं होगा, लोकस आएगा यहां से, एक रे ओरिजिनेट होगी, एक रे यहां से ओरिजिनेट होगी, और जेड इस तरफ हो सकता है कहीं भी। समझ में आ गया होगा अब तो ना वो। और अगर यहाँ एक रे यहां से ओरिजिनेट होगी और वो यहाँ आ जाएगा, भाई जेड वन के बराबर क्यों नहीं होगा, वो समझ में आ गया हमारे। तो ये उसका लोकस आ जाएगा फिर हमारे पास। अब ध्यान से देखो इसका मतलब, अगर मैं ये बोल दूं कि इसका लोकस, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये जीरो या पाई है, व्हाट इज लोकस ऑफ जेड? स्ट्रेट लाइन। भाई अगर ये बोला जाए कि इसका आर्ग्यूमेंट जीरो है या पाई है, फिर लोकस अगर जीरो होगा तो कहां लाई करेगा? इधर लाई करेगा जेड, इधर लाई करेगा। और पाई होगा तो बीच में लाई करेगा। तो जेड का मुंह कर रहा है लाइन जॉइनिंग जेड वन जेड टू पर। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन हो गई ना। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना। अगेन फिर एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो और पाई, जीरो और पाई। अब पाई बोल दो या माइनस पाई बोल दो, एक ही बात है ना। then the locus of z will be a line joining z1 z2. then the locus of z will be a line joining z1 z2. the locus of z will be a line joining z1 z2. अब इसमें क्या है, अगर ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेंगे ना वो, तो फिर हम ये बोल देंगे लाइन जॉइनिंग z1 z2 बट z1 z2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड है ना मेरे पास। और ज्यादा एक्यूरेसी की बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम बोल देंगे भाई लोकस एक जेड आएगा और वो लाइन आ जाएगी पूरी जेड वन जेड टू को मिलाने वाली है। वो तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि जेड जेड वन नहीं हो सकता, जेड जेड टू नहीं हो सकता, लेकिन उनके अलावा कहीं भी आएगा वो लाइन जॉइनिंग जेड वन जेड टू पे लाई करेगा ना। तो ये बाकी के तीन चार लास्ट के तीन चार पॉइंट तो मैं समझा पाया फटाफट आपको। अब उस फर्स्ट वाले पर आ जाते हैं बनन। तो ये सारी केस बन गया, एक्यूट एंगल आ गया, प्लस माइनस पाई बाई टू हो गया, ऑब्टूज एंगल आ गया, जीरो की बात कर ली हमने, पाई की बात कर ली, माइनस पाई की बात कर ली। अब इसमें एक सवाल करते हैं, लिखो आप। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन is equal to plus minus pi by 2, then draw the locus of z and also write its equation. Then draw the locus of z and also write its equation. अब एक तो मैंने लिखवा दिया ना देखो, तो उसको अपन याद तो रख ही सकते हैं ना। समझाना मेरी जिम्मेदारी में समझा भी रहा हूं। तो अगर वो जो मुझे बात दिमाग में रही तो फटाफट मैं क्या बोल दूंगा, भाई इसका लोकस क्या आएगा? एक सर्कल आएगा। कौन सा सर्कल आएगा? जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या हो गए? जेड वन जेड टू हो गए। जेड वन की जगह क्या लिखा हुआ है? वन। जेड टू की जगह वो तो कुछ भी लिख दो, उल्टा लिख दो भले हो तो आप, प्लस माइनस फाइव बाई टू है ना, क्योंकि समझ रहे मेरी बात। एक तो मैंने मान लिया वन, पर जेड वन की जगह ये लिखा हुआ है, जेड टू की जगह क्या लिखा हुआ है? अब लोकस आएगा एक सर्कल जिसके ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ बताओ आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन हो गया ना। भाई वो लिखी हुई बात दिमाग में रही तो फटाफट आंसर लिख दिया मैंने उसका ना।
नहीं, अब वो हमें समझ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो देखो इसका मतलब क्या था, हमारे पास दो वेक्टर बनाने हैं, यानी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 1 और जेड को मिलाऊंगा और एक वेक्टर बना दूंगा, फिर -1 और जेड को मिलाऊंगा और एक वेक्टर बना दूंगा। इन दोनों वेक्टर के बीच में हम एंगल क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, 1 का मतलब वो Z1 जेड वेक्टर, इनके बीच में एंगल π/2 आना चाहिए, -π/2 है तो भी चलेगा ना, और उसका लोकस निकालना है हमें। तो हम देख रहे हैं भाई ये दोनों फिक्स पॉइंट तो बना दिए हमने, अब हमें जेड को बनाना है ना। हम चाह ये डिफरेंस, ये वैल्यू π/2 के बराबर भी हो सकती है, -π/2 के बराबर भी हो सकती है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिक्स पॉइंट, उसे एक मूविंग पॉइंट पर हमेशा क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, तो लोकस क्या आएगा, सर्कल ही आएगा ना। तो हम देख रहे हैं हमने जेड को यहाँ ले लिया इस जगह, व्हाट दिस वेक्टर इज z+1, दिस वेक्टर इज z+1 एंड दिस वेक्टर इज z-1, और हम चाह रहे हैं ये एंगल कितना हो जाए, π/2 हो जाए या -π/2 हो जाए। तो अब मैं ये पता लगाना चाह रहा हूँ इस डायग्राम में, अगर मैंने जेड को ऊपर लिया है तो ये +π/2 आएगा या -π, ये वैल्यू +π/2 आएगी या -π/2 आएगी। अगर मैंने जेड को ऊपर लिया है तो ये जो वैल्यू आएगी ये +π/2 आएगी कि -π/2 आएगी, +π/2। कैसे भाई, हमने देखा भाई इसको वेक्टर को मैंने मूव करा दिया, ये यूं ही देखो ना, ये कौन सा वेक्टर बना हुआ है, z+1, ये बना हुआ है ना, इस वेक्टर को मूव करके मैंने यहां बना दिया, एंड दिस वेक्टर इज z-1। किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, अगर मैं यूं नाप रहा हूं तो ये एंगल कम पॉजिटिव आ रहा है, ये एंगल किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, z-1 का। और हम ये चाहते हैं z-1 का आर्ग्यूमेंट, अगर अगर यहाँ इस डायग्राम अगर मैंने जेड को यहाँ लिया है तो हमारे पास z-1 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आ रहा है और z+1 का क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी इस डायग्राम में अगर मैं जेड को ऊपर ले रहा हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी अगर ये सिर्फ +π/2 लिखा हुआ होता ना तो लोकस विल बी सेमी सर्कल, लोकस पूरा सर्कल नहीं आएगा, है ना। अब मैं नीचे बना के दिखाता हूं, देखो आपको ना, मैं पहले मैं अब नीचे बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिया ना इसको, वो सर्कल तो समझ में आ गया, सर्कल तो बनेगा, आधे और अधूरे की बात कर रहे हैं बस हम, आधा बनेगा कि पूरा। जैसे मैंने ऊपर लिया तो फटाफट दिख गया भाई, ऊपर जेड अगर मैं लूंगा तो z-1 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आएगा और z+1 का कम आएगा, यानी वो डिफरेंस +π/2 आएगा, है ना। अब मैं नीचे लेके देखता हूँ ना, मैंने नीचे यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया ना, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं हम। तो व्हाट दिस वेक्टर इज z-1, जेड को 1 से मिलाया ना भाई, z-1, दिस वेक्टर इज z+1, और वो एंगल तो π/2 हो गया हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं π/2 तो हम चाहते ही तो π/2 आ गया, उससे में सर्कल पर ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा आएगा। तो ये वेक्टर कौन सा बना हुआ है, ये वेक्टर बना हुआ है z-1, उस वेक्टर का मुंह करा के मैंने यहाँ बना दिया, और ये वेक्टर कौन सा है, z+1। अब अगर मैं यूं नाप रहा हूं तो ये कम पॉजिटिव आ रहा है और वो ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है ना। किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा आ रहा है, z+1 का। यानी अब अगर मैं जेड को नीचे ले रहा हूं तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन उन्होंने दोनों बोल रखा है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं दोनों साइन ले रहा हूं ना तो सर्कल पूरा आ गया, जेड ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। और अगर मैं सिर्फ यहाँ +π/2 बोलता तो लोकस विल बी सेमी सर्कल, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। ऐसा नहीं कि प्लस से ऊपर वाला आता है, ऐसा नहीं है ना, अपन निकाल के देख रहे हैं, डायग्राम बना के देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। हमने बना के देखा ना, जेड को ऊपर लेके देखा, पहले सर्कल पूरा बना दिया, फिर एक बार जेड को ऊपर लेके देखा हमने, तो ऊपर लेके देखा था भाई ये एंगल तो π/2 आ गया, हमने डायग्राम बनाया तो भाई z-1 का आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और z-1 का ज्यादा आ रहा है तो मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव कैसे आएगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 लिखा हुआ है ना। और इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं जेड को ऊपर ले रहा हूँ तो z-1 का आर्ग्यूमेंट ज्यादा मिल रहा है, मतलब अगर मैं जेड को ऊपर लूंगा तो +π/2 आएगा, जेड को नीचे लूंगा तो -π/2 आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन +-π/2 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट पूरा सर्कल आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकली, मैं मैथमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया उसमें, सिर्फ समझा दिया आपको ज्योमेट्री से कि भाई उसको मैं जेड को एक बार -1 से मिलाऊंगा, एक बार 1 से, और उनके बीच में एंगल अगर मैं π/2 चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्कल पे लाई करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं बात कि फिक्स लाइन सेगमेंट किसी मूविंग पॉइंट पर अगर राइट एंगल बना रहा है तो उसका लोकस क्या आता है, एक सर्कल आता है। लोकस का पहला सवाल ये करवाते हैं हम आपको 2D के अंदर, कि एक फिक्स लाइन सेगमेंट किसी मूविंग पॉइंट पर एंगल राइट एंगल बना रहा है तो लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट इज सर्कल फॉर विच फिक्स पॉइंट इज डायमीटर। अब +π/2 होता तो ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला आएगा, -π/2 होगा तो या तो ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन सर्कल पूरा नहीं आ सकता ना। अब जैसे मैंने इसकी इक्वेशन फटाफट निकाल ली,
इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गई ना हमारे पास इक्वेशन। ये हम चाहें तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर मैं मैथमेटिकली, ये ज्योमेट्रिकली मैं सोचूं ही नहीं बिल्कुल, तो और मैं सिर्फ मैथमेटिकली निकालना चाहूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी फिर। उसमें मेहनत ये है, देखो हमारे पास हमें ये दिया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, +-5/2। तो मुझे इसका लोकस निकालना, तो मैंने जेड को एज्यूम कर लिया, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये मैंने मान लिया। अब मैं यहां से निकाल लेता हूँ z-1 अपॉन z+1 में निकाल लेता हूँ, दैट इज x-1 एक्स प्लस आइटा वाई -1। आपकी इच्छा हो तो नोट भी करते रहो, वरना मैं तो लिखता रहता हूँ ना, मेरे को थोड़ी कहता है तू लिख, मैं लिखता रहता हूँ मैं तो ना। आपको तो मुझे बोलना पड़ता है कई बार लिख लो भाई, आपके लिए लिख रहा हूँ। कई बार तो आपको लगता हो खुद को पढ़ा रहा है। x-1 प्लस आइटा वाई और x+1 प्लस आइटा वाई, ये ऐसे लिख दिया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या करें, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, माइनस का आइटा वाई और नीचे आ जाएगा x+1 माइनस का आइटा वाई आ जाएगा। ये हमने उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं, जेड इंटू जेड बार। व्हाट इज जेड इंटू जेड बार, मॉड जेड का होल स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का होल स्क्वायर। ऊपर मुझे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² -1 फिर प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, इसमें कहीं आयटा नहीं आया, फिर प्लस आयटा, तो x इंटू वाई प्लस का वाई, फिर प्लस आयटा मैंने कॉमन ले लिया और प्लस वाई, ये ऐसा आ गया। मल्टीप्लाई करना आता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने। अब वो एक्स वाई से एक्स वाई हट गया, देखो आप, तो क्या बचा है, x² प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2y अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सिस्टमेटिकली x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख पाया अपने ना, ये लिख दिया ऐसे हमने ना। अब जेड का लोकस निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, +-π/2 होना चाहिए। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट +-π/2 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है। भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, इसका मतलब जेड नहीं है यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा, जेड कहीं भी हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी चाहते हैं हम, क्योंकि हम जेड के आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट +-π/2 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजरी होगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, इसका रियल पार्ट 0 है ना। क्या लिख देंगे, सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू +-π/2, इट इंप्लाइज z-1 imagery is purely imagery। imagery और ये प्योरली इमेजरी मतलब रियल पार्ट, therefore real part of z-1 upon z+1 बराबर 0 implies x² plus y² x+1 whole बराबर 0 and therefore locus is x² plus y² बराबर 1। बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है ना। ये लोकस आ गया हमारे पास। अब देखो अगर वहां +π/2 होता, अगर वहां +π/2 होता ना, अगर यहाँ +π/2 होता, ये +π/2, अगर ये +π/2 होता, अब लोकस पूरा सर्कल नहीं आएगा, ये ज्योमेट्री समझ में आया आपको ना, और बहुत कम टाइम लगा मुझे समझाने के लिए ना। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली करूंगा तो अब ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अब मैं चाहता हूं कि +π/2 आए, वापस मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख लिया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं चाहता हूं इसका आर्ग्यूमेंट π/2 आए, मतलब है तो ये प्योरली इमेजरी, लेकिन इस सिर्फ ऊपर होना चाहिए, मतलब इसका इमेजरी पार्ट पॉजिटिव भी मुझे करना पड़ेगा आपकी बार में। तो ये रियल पार्ट तो मैंने 0 कर दिया, आगे समझ में। अगर ये +π/2 है, अगर ये +π/2 है, मतलब वो प्योरली इमेजरी तो है, बट रियल पार्ट ऑफ बट इमेजरी पार्ट ऑफ z-1 अपॉन z+1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट तो 0 होगा, लेकिन उसका इमेजरी पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो ये रियल पार्ट मैंने जीरो कर दिया, और इमेजरी पार्ट क्या है? इमेजरी पार्ट है 2y अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जीरो आ गया, एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब इस सर्कल में वो पोर्शन बनाओ जिसमें y पॉजिटिव है, कम बनेगा, ऊपर बन जाएगा। और माइनस पाइवेट होता तो नेगेटिव आया था, नहीं, और दोनों है तो फिर पूरा सर्कल आ गया। तो वो ज्योमेट्री से क्या है, वो वेक्टर का यूज करके समझाना हमने, ये मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को ना, ये जल्दी से काम चल गया हमारा। और अदरवाइज अगर वो नहीं समझते अपन तो फिर मैथमेटिकली करना पड़ता अपने को। ठीक है ना? आप घर से ये करके लाना, आप है ना पूरी ईमानदारी से ना। ड्रॉ द लोकस ऑफ इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब उसमें फाइट करके लाना आप ढंग से समझ के ना। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, then draw the locus of z, and draw the locus of z, and also find the perimeter of the locus, and also find the perimeter of the locus. Then draw the locus of z, and also find the perimeter of the locus. तो हम जानते हैं मेजर आर का आएगा है ना, उस सर्कल का मेजर आर आएगा जिसके कॉर्ड के एंड पॉइंट आयोटा और माइनस आयोटा है ना तो वो देखना है अपने को। और ये ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, यानी जेड प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट ज्यादा आना चाहिए, तभी जाके ये, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है ना मुझे, जेड प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट ज्यादा होना चाहिए ना, ये मुझे ध्यान रखना है। और पूरी को ईमानदारी से कोशिश करेंगे अपन इसका आंसर निकालने के लिए। कल मिलते हैं ना, तो उसमें सवाल लिखो आप है ना। मैं जो सवाल दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्कस करूंगा मैं कल, है ना ये सवाल तो मैं डिस्कस करूंगा। और एक्सरसाइज वन में, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कितने सवाल दे पाऊंगा मैं आप। एक्सरसाइज वन पार्ट वन के अंदर C5, C7, ये दोनों सवाल एक जैसे ही है ना, B1 और B3। तो B1 हो जाए आपसे तो B3 करना, वरना B3 भी मत करना है ना, मतलब फिर दोनों में टाइम वेस्ट होगा। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, पढ़ के मालूम पड़ जाएगा आपको। मतलब टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, तो आपको लगता है ये हो गया तो फिर ये भी कर लेना, लगता है उसका आंसर मैच नहीं कर रहा था फिर दूसरा भी मत करना है ना, क्योंकि फिर वो टाइम बर्बाद होगा उसमें भी ना।
एक डीबीपी करेंगे ना कल। आज कौन सी की हमने? 28 29। हाँ तो 30 कर लेंगे ना कल। डीबीपी नंबर 30 ये डिस्कस करेंगे कल अपन, है ना? ये नंबर डिस्कस करेंगे ना। तो ये करके लाने हैं आपको। रिप्लेस रिप्लेस सर की कल एक्स्ट्रा क्लास थी ना, सुबह 7 बजे, वो नहीं होगी कल। और दोस्त, अरे, और जी मेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं कल से स्टूडेंट जोन में, 10 से 5। जो भरना चाहे जा सकता है। जेई मेंस